लोगों से मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ कश्मीर की जमीन से करते हैं। हम जमीन से भी करते हैं, लोगों से भी करते हैं, लेकिन हाँ, कश्मीर का हो, कन्याकुमारी का हो, गुजरात का हो, या फिर कहीं और का हो, जो देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो इस देश का दुश्मन है। कहानी खत्म। आप ये नहीं कह सकते। कल भी एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट टीवी पे वो ब्रिगेडियर साहब थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी के साहब, वो आदिल अहमद डर है, जो कि सुसाइड बॉम्बर था पुलवामा का, जिसने 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे उसमें खत्म हो गए, वो वीर गति को प्राप्त हो गए 40 से। तो उसके साथ ज्यादती करी थी, उसको थप्पड़ वप्पड़ मारा था। तो अगर मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, फॉर एग्जांपल, एक तो पता नहीं कहां से इन्होंने स्टोरी सुनी है, पाकिस्तान में बैठे बैठे थे, पर इनको स्टोरी सुन गई इनको कि कहीं थप्पड़ मारा था। अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे, कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं भी तो उसको थप्पड़ मारूंगा। मैं ये थोड़ा ना कि थप्पड़ मुझे मारा किसी ने, 40 अनजान बंदों को मैंने मार, ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आता। ये कैसा माइंडसेट है कि आप किसी को भी मार सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने बात करी आफ्स्पा की, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पहले नहीं थी कश्मीर में, अब आई है। और इसलिए आई है क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी टेररिज्म की कि पुलिस से और पैरामिलिट्री फोर्सेस से और सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से, वो संभल नहीं रही थी सिचुएशन। तो आर्मी लाई। आर्मी ऐसे ऑपरेट कहीं नहीं करती, इंडियन आर्मी। अगर आपको आर्मी चाहिए तो आपको दो चीजें कबूल करनी पड़ेंगी। पहली चीज कि आप उस चीज को संभाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन को, इसलिए आपको आर्मी बुलानी पड़ी, वरना आप खुद ही कर लेते, राइट। और अगर आपने आर्मी बुला दी, फिर आर्मी पे वो कानून लागू नहीं होते जो पुलिस फोर्स पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे होते हैं। क्योंकि आप, मेरा मतलब आपसे मतलब जेएनके गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, जेएनके गवर्नमेंट। तो आर्मी वहां पे, ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये आधे लोग जो लिखते हैं ना आफ्स्पा के ऊपर, ये जर्नलिस्ट, they themselves have not studied the document। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा, इसमें शामिल इंडियन जर्नलिस्ट भी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, कि भाई तुम पढ़ लो एक बार, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट करने से पहले पढ़ लो, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर की परमिशन के साथ आप इंडियन आर्मी के ऑफिसर के ऊपर एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। आपने सुना होगा एक दो केसेस जहां पे एफआईआर फाइल हुए हैं रिसेंटली, एक दो साल पहले की बात कर रहा हूं, 30 साल में तो कितने हुए हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आर्म फोर्सेस स्पेशल आवर्स एक्ट, वो जो कहते हैं ना इम्प्यूनिटी देती है कि आप जाओ और आपने AK-47 से 50 बंदे मार दिए, कुछ ये सब फिल्मी बातें हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा तो जो गिलानी है वो तक नहीं कहता ऐसी बातें। हाँ, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कुछ स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस को दे रखे हैं, क्योंकि वहां पे इशू है वहां पे। अब आखिरी मैं जो चीज बताता हूं, ये आपको अगर कुछ भी करना है, आपको अगर कोई भी चीज, अगर आपको ऐसा जिसको आप कहते हैं कि हो सकता है, आपको चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो फ्री हो जाए, फॉर एग्जांपल, आप लोग चाहते हैं ना, आजादी की बात करते हैं पाकिस्तानी, कि कश्मीर फ्री हो जाए, तो ये कैसी आजादी है? ये दुख्तरान मिल्लत, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर, ये कैसे कैसे नाम है? ये तो कश्मीरी नाम नहीं है, ये तो उर्दू के नाम नहीं है, ये तो हिंदी के नाम नहीं है, ये कहां से आए ये ग्रुप्स? इनके आधे के लीडर कश्मीरी नहीं है। हाफिज सईद पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर का रहने वाला है, इनका क्या लेना देना कश्मीर से? फिर आप कहते हैं ये लोकल है, तो कौन मानेगा? देखिए, आप यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं, आप कहते हैं कि प्लेबिसेट होना चाहिए, सारे पाकिस्तानी कहते हैं प्लेबिसेट होना चाहिए, राइट? प्लेबिसेट होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस का वास्ता देते हैं। यूनाइटेड नेशंस की दो चीज आप अग्री नहीं करते, उसी यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। तो वही यूनाइटेड नेशंस ने तो हाफिज सईद को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, फिर उस यूनाइटेड नेशंस की बात मान रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमारे वो नहीं करा। दूसरी चीज, इजराइल की बात ले लीजिए, उसी यूनाइटेड नेशंस ने तो इजराइल को बनाया। आप लोग इजराइल को रिकॉग्नाइज, इजराइल ना आपका हाजमा खराब हो रहा है ना इजराइल का खराब हो रहा है, दोनों मुल्क अपने आप चल रहे हैं बिना इसके। लेकिन आप लोगों ने जो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, राइट, उसके पीछे क्या बात है? मैं एक सवाल आरजू उल्टा आपसे ले लूं, ठीक है, क्योंकि ये 65 वॉर और बाद में जो 5 डे वॉर, 6 डे वॉर, यौम किपुर वॉर, ये तो बाद में हुए। आप लोगों ने तो डे 1 से इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, क्यों नहीं करा रिकॉग्नाइज? एक छोटा सा सवाल मैं भी आपसे पूछ लूं। और देखिए, किसी इजरायली को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, मैक्सिमम पीएचडीज प्रोड्यूस कर रही है ना पाकिस्तान की सेहत को फर्क पड़ता है, ना इजराइल की सेहत को फर्क पड़ता है। मैं एक पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा? जी फकत
फखर बताएंगे कि डिटेल से नहीं मैं फखर बता देता हूँ। जिस तरह कश्मीर की हम बात करते हैं ना, और कश्मीर के बारे में आप लोगों को फखर साहब एक बार जरा इजराइल का बता दीजिए, मैं भूल जाऊंगा, वरना मैं क्या, आप सबसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मेरी मेमोरी खराब है। फलस्तीन के साथ वहां पे आके उन्होंने कब्जा किया। इजराइल का अपना वो मुल्क नहीं है। वहां पे अगर लेट सपोज मैं जाके आपके किसी शहर में मतलब जायदादें खरीदना शुरू कर दो, फिर शहर पे कब्जा कर दूं, तो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना, वो हिंदुस्तान का ही है, या हिंदुस्तान जो वहां के लोग हैं उनका है। मैं उस मतलब ठीक है, मैं वहां फखर साहब एक मिनट जी के साथ, फलस्तीन के साथ पाकिस्तान, उसको कहते हैं हम बैतुल मुकद्दस को क़िबला अव्वल, जहां पे हम लोग सजदे रेज होते हैं मुसलमान, ठीक है। उसके बाद काबाया सबसे पहले वही था। वो एक हम मतलब मुसलमानों की एक एसोसिएशन है उसके साथ, और पाकिस्तानियों की है। कोई उसको मानता है या नहीं मानता, मतलब किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान का एक स्टैंड है, और अब से नहीं है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और इंशाल्लाह ये रहेगा भी जब तक उनको जो फलस्तीनी है उनको अपना राइट नहीं मिल जाता। ये हमारा एक स्टांस है और ये रहेगा। इसी तरह हमारा कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर भी हमारा स्टांस है कि वो लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप बेशक गोली आपने आजमा ली, आपने जंग आजमा ली, आप लोगों ने आपने उनको मतलब जिसे कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से उनको मतलब जेनोसाइड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज फिर 2020 में भी वो लोग कहते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मैं तो नहीं कहता, मैं इस्लामाबाद में बैठ के मेरा आज भी ये स्टांस है। मैं हर दफा कहता हूं कि अगर कश्मीरियों को हिंदुस्तान के साथ रहना तो उनको रहने दो भाई, उनको रहने दो उनके साथ। अच्छा, ओके, के साथ हिंदुस्तान कोई हक नहीं है कि जबरदस्ती को अपने साथ। ओके आरजू मेरा, हाँ जी आप कहिए। इसलिए जैसे कश्मीर पे जो है वो इंडियंस का कब्जा है और हम इंडिया को मानते हैं, तो इसी तरह से मेरा तो ये मानना है कि हमें इजराइल को भी मानना चाहिए कि चाहे उसका उस पे कब्जा है फलस्तीन पे या नहीं है, लेकिन ये कि ये चीज थोड़ी सी कहना चाहिए कि मेरी अपनी सोच कहना चाहिए कि मैं नहीं समझती। आई थॉट एक बात कहना चाहूंगा मैं, फखर जी विद योर परमिशन। साहब ऐसा है, इजराइल बना यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, राइट? यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से बना, यूनाइटेड नेशंस के आदेश से बना, उनके ऑर्डर से बना। उस पर वोटिंग हुई, इजराइल बना। इजराइल वहां पे क्यों बना? इजराइल वहां पे इसलिए बना क्योंकि 2500 साल पहले वहां पे इजराइल था। उसके बाद वो लोग चले गए थे और ये सब है, वहां से निकाल दिया गया इजराइलियों को, बट इजराइल वहां पे बना। यूनाइटेड नेशंस की ऑर्डर से इजराइल बना। फिर आपने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा। दूसरी चीज, आपका पैलेस्टीनियन से क्या नाता? ला इलाहा इल्लल्लाह, यही नाता तो है। बिल्कुल है, और कोई नाता नहीं है ना। आधे पाकिस्तानियों को अगर मैं मैप दे दूं, कंट्रीज का नाम मैं लिखूं, हो सकता है वो ना दिखा पाए कि कहां पे पैलेस्टीन है। लेकिन एक बात है कि वो मुसलमान, हम मुसलमान तो लाइक तुसी भी पंजाबी दे असी भी पंजाबी, तो हैव फन दैट वे। सो वो चक्कर है ना कि आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, यही तो इशू है आप लोगों का। और तो कोई तो सुनिए, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं, मुसलमान के अलावा एक छोटी सी बात और कर दूं। वहां पे इजराइली मतलब जो इजराइल का मुल्क जो बना सो बना, ठीक है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते, अमेरिका के उस पे बना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो फलस्तीनियों के पास जो जिसको गजा स्ट्रिप और ये बाकी इलाके कहते हैं उसके ऊपर और गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्जा, ये क्या चीज है भाई? इसके ऊपर ये थोड़ी हो सकता है कि मतलब लोग वहां पे बैठ जाए कि भाई आप आके यहाँ पे पूरे इजराइल को बता दो। तो सर आपने इतनी बड़ी फौज रखी है, बोल दे जाके गोलान की पहाड़ियों पे कब्जा कर लेना, किसने रोका? मैं एक चीज, मेरी बात आधी रह गई यार आप लोगों के बीच में ना, आधी रह गई मेरी बात। हमारी फौज मेरी फकर साहब एक शिकायत है, फकर साहब आपकी जो देखिए फकर साहब जी, ये जो पैलेस्टीनियंस का जो दर्द है ना, ये मुझे कभी समझ में नहीं आया, जो पाकिस्तानियों के दिलों में दर्द है। एक जमाने में आपका एक मेजर जनरल हुआ करता था ज़ियाउल हक, उसकी बड़ी ना, उसका बड़ा राब्ता था किंग ऑफ जॉर्डन के साथ, बड़ी यारी थी, दोस्ती थी। तो शाम को बैठ के दोनों चाय वाय पीते थे। बेचारा वो सूफी आदमी था ज़ियाउल हक, शराब क्या पीता, ब्रिगेडियर था, बाद में मेजर जनरल बना वो। तो 1979 में आपको पता है कि जॉर्डन में
कितने पैलेस्टीनियंस को पाकिस्तानी आर्मी ने मारा? आप जरा खुद चेक करें और मेरी बात का भरोसा बिल्कुल भी ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी ने, मैं नाम बता रहा हूं ऑफिसर का, उस जमाने का ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक, जो बाद में आपका प्रेसिडेंट बना और आपका आर्मी चीफ बना, डिक्टेटर था पाकिस्तान का, उसने कितने हजार फिलिस्तीनी मारे, मैं नंबर नहीं बताऊंगा। जो पाकिस्तानी देख रहा है खुद देखे, फिर आपको पता लगेगा कि कितना आप लोग जो दिल में, हाय हमारा दिल टूट गया फिलिस्तीनी, हाय हमारा गाजर मूली, इतने तो इजरायलियों ने नहीं मारा जितना ज़ियाउल हक ने निपटा दिया, पहली चीज। और हजारों की, आप खुद पता लगाइए, मैं नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे फिर लोग बोलेंगे साहब ये तो गलत बोल रहे हैं मेजर साहब। मैं गलत नहीं बोल रहा, आप खुद पता लगा लो। दूसरी चीज मैं पता लगाना बताऊंगा आपको, ठीक है? ये जो आप कह रहे हैं ना गोलान हाइट्स पे कैप्चर हुआ, और ये जो आप कह रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की बात, ये बहुत बाद में हुआ है। इजराइल 46, 47, 48, 3 साल बता रहा हूं, 46, 47, 48, राइट? पाकिस्तान 14 अगस्त, ठीक है, 1947। आपने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा इजराइल को? अगर आप रिकॉग्नाइज करते और फिर बाद में बोलते कि तुमने गलत काम करा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, तुमने पैलेस्टीन पे कब्जा कर लिया, तुमने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया, हम तुम्हारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ते हैं, तो मुझे बात समझ में आ जाती कि हाँ आपने मॉरल स्टैंड लिया है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है, और आप बुरा ना माने। बात यह है कि मैंने कई लोगों में देखा, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, राइट? देयर इज अ हेट्रेड टुवर्ड्स द ज्यूज व्हिच हैज गॉट नथिंग टू डू विद इजराइल। ये हजारों साल पुराना हेट्रेड है यहूदियों के साथ, एक नफरत है यहूदियों के साथ। और मुझे यहां तक मेरे मुस्लिम दोस्त ने बताया है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आरजू जी और फकर जी आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूं तो मुझे नहीं पता, मुझसे अगर गलती हो जाए इसमें, कि कयामत के दिन अगर यहूदी कोई झाड़ी या पत्थर के पीछे छुपा हो तो परिंदे और बाकी सब लोग बोलेंगे कि मुसलमान जाके उसको मारो, उसका गला काटो, वहां पे यहूदी छुपा हुआ है। ये एक बात है, मैं आपको अभी सर्च करके, सुनिए आरजू जी, आपने तो पढ़ा भी नहीं कुरान लगता है मुझे, मैं आपको बताता हूँ, तो बताइए। एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए मैं आपको बताता हूं अभी। ओके, ये जो है ना, इसमें आप ये बात बताइए कि एंटीसेमिटिज्म इन इस्लाम, क्या आफ्टर द रियासत मदीना, जब एक ट्राइब थी जूस की, जो यहूदियों का एक कबीला था, जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के साथ, आप लोग कहते हैं कि धोखा करा, जब लड़ाई में उन्होंने ज्वाइन करना था उन्होंने लड़ाई में ज्वाइन नहीं करा, मतलब मोहम्मद साहब की फौजों की तरफ से ज्वाइन करना था, उन्होंने नहीं करा। क्या ये स्टोरी सही है? हाँ, किसी हद तक हाँ बिल्कुल सही है। मैंने सुना है। मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट द सुलह हुदैबिया। वो मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान हुआ था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बिल्कुल ये करवाया था, ये जंग करार हुआ था। तो सुलह हुदैबिया ये था, एक ट्रीटी थी दोनों के दरमियान कि अगर कोई मुसलमान आपके पास आ जाए तो आप हमें वापस नहीं करेंगे, मीन कि अगर वो ज्यूज बन जाए तो वो आप उसको वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका कोई यहूदी मुसलमान हो जाए तो हम उसको एज इट इज वापस कर देंगे। और बहुत सारी चीजें थी, मुझे सारी याद नहीं है, बट ये एक चीज मौजूद है, ये हुआ था। दूसरी बात आपने की कि हमारी एक, जिसे कहते हैं कि पता नहीं शायद हजारों साल से एक नफरत चली आ रही है, नहीं, इजराइल से नफरत है, इजराइल की पॉलिसी से नफरत है, वो मुझे नहीं है, मुसलमान को छोड़ दो, खुद यहूदी जो है उसके खिलाफ वो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस के अंदर बैठ के, वो इजरायली पॉलिसीज को नहीं मानते। मैं तो चलो मुसलमान हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं इजरायली जो खुद यहूदी हैं। फकर जी, मैं इजराइल की बात, इजराइल जो मॉडर्न इजराइल बना है, मैं 47, 48 की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस्लामिक टेक्स्ट्स में या कुरान शरीफ में या किसी हदीस में क्या ये लिखा है कि आप यहूदियों से नफरत करें और उनको मारें? क्या ये लिखा है कि नहीं लिखा? मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं उसको ये रिलीजन में, हमारे रिलीजन में कहते हैं कि एक इंसानियत का कत्ल, एक इंसान का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मौजूद है इसके अंदर। मैं अगर उसको फॉलो करता हूं या नहीं करता एक अलग चीज है, लेकिन वो ये बात नहीं हुई कि आप किसी यहूदी को, किसी ईसाई को, किसी हिंदू को, किसी सिख को, मैं बताऊं यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कहीं भी ना कुरान शरीफ में ना किसी हदीस में
ये नहीं लिखा है कि आप यहूदी को मारें, ऐसा कहीं नहीं लिखा। एक चीज और जब जंग होती है, मैं छोटी एक चीज और वो कर लूं, जब जंग होती है जिसको मतलब किसी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान जंग है, कहते हैं कि किस चीज को आपने प्रोटेक्ट करना है। आपने औरतों को, आपने बच्चों को, आपने बूढ़ों को, और आपने इन ट्रीज को, सब दरख्त को भी नहीं काटना। ये रिलीजन इस्लाम है। यकीनन आप लोगों ने स्टडी किया होगा, मैंने शायद इतना नहीं स्टडी किया हुआ, लेकिन जो लालमी जिहाद इस्लामिक और ये तो हम पढ़ते रहते हैं स्कूल कॉलेज में। फकर साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इस पे। जरूर, प्लीज। अगर कोई, जैसे कि काफी पाकिस्तानियों ने ये भी कमेंट करा था कि इंडिया में जो अगर कोई मजहब अपना बदलना चाहे, कोई हिंदू अगर मुसलमान बनना चाहे तो उसको रोका जा रहा है, और ये सब ये नहीं होना चाहिए। और मैं भी अग्री करता हूं कि नहीं होना चाहिए। आई अग्री विथ यू। ऐसी बात हुई थी पाकिस्तान से, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, वैभव ने भी सुनी होगी। पर इस्लाम में क्या पनिशमेंट है इस्लाम छोड़ने का? अगर कोई मुसलमान जो ये कह दे कि अब मैं मुसलमान नहीं रहना चाहता, अब मैं ईसाई बनना चाहता हूं, क्योंकि हिंदू बनने का तो कोई स्कोप नहीं है हमारे यहाँ, तो नॉट वेलकम का बोर्ड लिखा है, कोई नहीं बन सकता सर। उसकी पनिशमेंट क्या है? सर 2 साल पहले कराची में एक लड़का था, उसकी पूरी फैमिली मुस्लिम थी, और वो मैम वो नहीं पूछ रहा आरजू, मेरा सवाल ये है ही नहीं कि कराची में क्या हुआ था। मैं तब की बात कर रहा हूं जब कराची था ही नहीं। मैं बात ये कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो आप समझते हैं, मैं इसमें बरेलवी और देवबंदी और शिया सुन्नी में इनकी बात ही नहीं करना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस्लाम की रोशनी में जो मुसलमान इस्लाम को छोड़ देता है, कहता है मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कोई और मजहब, मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं, उसकी अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या सजा है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आपने खुद बताया था सर, हिंदू बना नहीं जा सकता, क्रिश्चियन बना नहीं जा सकता। सर मैंने ये नहीं बोला। ऐसा मजहब है जिसमें नहीं, सुनिए, आप नहीं समझ रही, मैं कुछ और कह रहा हूँ आरजू जी। वो सब समझ रही है सर। अच्छा, वो सब समझ रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस आरजू जी इस्लाम में, एक तो ना फकर भाई बीच में वो कर देते हैं, फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। आप सुन जाइए। अच्छा आरजू जी, मेरा आपसे सवाल है कि कराची में क्या हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम की रोशनी में अगर आप किसी भी पढ़े लिखे, जो हाफिजुल कुरान हो या कोई मौलवी साहब हो, कोई इमाम साहब हो, जो कि पढ़े लिखे हो इस्लाम के मामले में, अगर हम उनसे पूछें, क्योंकि आपको और हमें इतनी नॉलेज तो नहीं है ना, हम तो वैसे भी है, वैभव और मैं तो वैसे भी, हम लोग काफिर हैं, तो हमें तो वैसे कोई आइडिया किसी के बारे में है नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये अच्छा एक अपना ग्रुप बनाएंगे यूट्यूब पे, द काफिर बॉयज, उस पर भी यूट्यूब वीडियोस डाले जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग, आप बताइए, इस्लाम अगर कोई छोड़ देता है मुसलमान, तो इस्लाम की रोशनी में उसकी क्या सजा है? अगर उसने इस्लाम छोड़ दिया, वो क्रिश्चियन बन गया, या वो कहता मैं क्रिश्चियन नहीं बना, मैं एथीस्ट बन गया, मैं कोई मजहब को नहीं मानता, पर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं आज से नॉन मुस्लिम हूं, उसकी कुरानिक पनिशमेंट क्या है, ये जानना चाहता हूं। पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया क्या कहता है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये मुझे तो नहीं, इस्लाम क्या कहता है ये बताए। मुझे तो मुझे नहीं पता। फतवा हो जाए आपके ऊपर। उसको जो इस्लाम को छोड़ के किसी और रिलीजन में जाता है, उसको वो मुर्तद कहता है। जी मुझे पता है। अब फकर साहब ये बताइए, मुर्तद की सजा क्या है? मुर्तद की है, बिल्कुल। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। मैंने कुरान को स्टडी नहीं किया इस बारे में, कुरान को स्टडी नहीं किया, बट जो मैंने लोगों से सुना, जो रिलीजियस लोग हैं उनसे मैंने सुना, तो उन्होंने कहा कि यार उनका कत्ल है, ठीक है कि लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये मैंने खुद स्टडी नहीं किया। मतलब मैं कोई कुरान का वो तो ना मैंने, मतलब जिसे कहते हैं कि ना मैं कोई कुरान का हाफिज हूँ, ना मैं कोई और किस्म का मतलब रिलीजियस किस्म का स्कॉलर हूँ, एक दुनियादार किस्म का मैं आदमी हूँ। बट जी इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब काफी पाकिस्तानी ये बोलते हैं ना कि सब इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस है, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। मैं इसलिए हंसी आती है कि इंडिया में हो सकता है गलतियां हुई हों, हो सकता है आज भी गलतियां हो रही हो इंडिया में। कोई भी मुल्क दूध का धुला नहीं होता, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, कोई सती सावित्री नहीं है यहाँ पे, अगर कोई ये बोल दे। लेकिन हमें एक चीज माननी पड़ेगी, 100 गलतियों के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग।
और इसमें एबरेशंस हैं, इसमें गलतियां होती हैं हमसे। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे रोज 100 गलतियां होती हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। कोई बोले इंडियन डेमोक्रेसी परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी कोशिश करती है कि गलत चीज से लड़ती रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है कि जो गलत करे उससे लड़ता रहे। कभी हमारा कानून हार जाता है, कभी हमारा कानून जीत जाता है, कभी कभी, लेकिन लड़ाई हमारी जारी है। वो कौन सा वो पाकिस्तानी बड़ा बढ़िया शायर था वो वैभव, वो क्या था यार, वो बड़ा वो क्या था, मुर्शिद प्लीज वाला। हाँ, वो सराइकी था वो। हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है यार। वो क्या कहता है कि मैं चीखता रहा लेकिन मैंने जुल्म को नहीं सहा। वो क्या बड़ा बढ़िया है, मैं आपको भेजूंगा वो। वो बहुत बढ़िया चीज उसने बोली, मुर्शिद प्लीज करके उसकी नज्म है, बड़ी प्यारी नज्म है उसकी, मुर्शिद प्लीज। आज मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको अपने दुखड़े सुनाऊंगा, आप देखिएगा। खैर, अफ्तार अलवी नाम है उसका। अफ्तार अलवी, रॉक स्टार है अफ्तार अलवी। तो मैं आरजू जी आपसे ये कह रहा हूं कि इजराइल को जैसे हमने डिस्कस करा, ठीक है, अब आप इजराइल को देखिए। आप इजराइल इन द मिडिल ईस्ट, इट इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। वो कैसी भी अच्छी है बुरी, इट इज द ओनली डेमोक्रेसी। नाउ अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, ठीक है, मैं फकर यूसुफजई साहब से एक दूसरा सवाल, उसके बाद मेरी तरफ से मामला खत्म है, फिर वैभव कर लेंगे। 57 कंट्रीज हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, में बिल्कुल 57 है, ठीक है, जो कि अपने आप को इस्लामिक मुमलिकत मानती हैं, इस्लामिक मुल्क मानते हैं अपने आप को, कि हमारा द सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, जो कहते हैं कि सॉवरेनिटी उसकी है, ठीक है। एग्जैक्टली। उसमें से 5 के नाम बताइए जो पक्की डेमोक्रेसीज है 57 में से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है ना, फकर साहब आपसे फिर लड़ाई हो जाएगी। मैं आपसे, आप दोस्त हैं मेरे, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। आप पाकिस्तान को 2 मिनट के लिए बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं ना, मतलब अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरह आपने हिंदुस्तान को कहा कि अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, बट इन अनब्रोकन डेमोक्रेसी, अच्छी बुरी तो अमेरिका की भी अच्छी नहीं है, लेकिन अनब्रोकन, जिसमें कोई फौजी डिक्टेटर ना आया हो, जिसमें कभी स्ट्रॉन्ग मैन ने कॉन्स्टिट्यूशन को ना पढ़ा हो, वैसी डेमोक्रेसी जहां पे जिसको डेमोक्रेसी तो वेस्ट से आई है ना, कोई ईस्ट में तो थी नहीं डेमोक्रेसी, हमने तो वहां से ली है। तो वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी से मैं आपको बता रहा हूं ना, हमारे मुल्क के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं फिर उसको बात कर रहा हूं कि यार बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी है जिस तरह मतलब वेस्ट की डेमोक्रेसीज होती है, यूके की हो या अमेरिका की हो। फकर साहब मेरा सवाल सुन लीजिए साहब। मैं पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 57 कंट्रीज जो हैं, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज, उसमें से 5 की डेमोक्रेसी का नाम बताइए। इलेक्शन सिर्फ होना डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में बहुत कुछ होता है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मलेशिया है, ठीक है, तुर्की है। अच्छा, एक और बात बताइए साहब, पाकिस्तान में क्या गैर मुस्लिम आर्मी चीफ बन सकता है? गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? देखिए मेरी बात सुने। आप लोग ये बात लेके आते हो, एक दफा आपने ये बात भी कही हुई थी कि आपके आर्मी के अंदर कोई जिसे कहते हैं कि कैप्टन और मेजर कोई नहीं है। मैंने ये नहीं बोला सर, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मैं इस वक्त ये पूछता हूं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आईन है, सर मेरा सवाल सुन लें, पाकिस्तान का जो आईन है, हमारा आर्मी चीफ मुस्लिम होगा। क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी गई 1973 में। एक बात बताइए तो, ठीक है फकर साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ओन करते हैं, फक्र के साथ कहते हैं पाकिस्तान का आईन है। पाकिस्तान का आईन यह कहता है कि जो मुसलमान होगा वही आर्मी चीफ बनेगा, गैर मुस्लिम आर्मी चीफ नहीं बन सकता, ठीक है। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, अगर, और मैं कान पकड़ के कह रहा हूं, भगवान ना करे, कल नरेंद्र मोदी कहता है कि लोकसभा राज्यसभा में मेरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और मैं ऐसा कानून ला रहा हूं कि इंडिया में अगर आर्मी चीफ बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनेगा, मुसलमान कुछ नहीं बनेगा, क्या पाकिस्तान से ऑब्जेक्शन आएंगे? अब मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप बिल्कुल आएंगे ऑब्जेक्शन। इसीलिए मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, कान पकड़ के मैंने 10 बार बोल दिया कि भगवान ना करे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यही चीज है जो एक बहुत बढ़िया आप लोग चीज कहते हैं, जैसे एक सुनिए वैभव, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं मादरत के साथ, वैसे एक था ना आपके कॉलो फेल में फर्क।
अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्लोजिंग की तरफ चलती हूँ और बहुत अच्छी, आज बहुत मजा आया, बहुत सारी बातें हुई और ठीक है, हम आप पूरा डाल दीजिएगा, बिना एडिट करे पूरा डाल दीजिएगा, पूरा का पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जैसे एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं और उसमें मेरे ख्याल है कोई बुराई नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की साइड क्या कह रही है और पाकिस्तान को समझने की जरूरत है कि इंडियन साइड से क्या कहा जा रहा है, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करें। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे होता है या कश्मीर में होता है या पाकिस्तान में होता है, दोनों तरफ जो फौजी मारे जाते हैं, जो फौजी दोनों बॉर्डर्स पे शहीद होते हैं, जो सिविलियंस शहीद होते हैं, मुझे पर्सनली दोनों तरफ का दुख होता है। हमें ऐसा नहीं होता कि अगर इंडिया का कोई आर्मी से किसी को अगर कोई शहीद हुआ है तो या पाकिस्तान में कोई, आप समझ रहे हो कि मिठाइयां बट रही हैं, ऐसा मुझे एक पाकिस्तानी कर्नल ने बोला था, वो नाम मैं उनका भूल गया, तो मैंने बोला हमारे शहीद हो गए तो हमसे कहते हैं कि नॉन मुस्लिम शहीद नहीं होते। हमने बोला ठीक है साहब, आपको जो लगे वो हो जाते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वो हो जाते हैं। अब क्या बुजुर्ग आदमी थे, सफेद दाढ़ी वाले, क्या बहस करता उनसे मैं। नहीं, जो भी अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे आपकी तरफ हो या हमारी तरफ हो, जाहिर है वो शहीद ही कहलाएंगे, मैं तो शहीद ही कहूंगी। और आई होप के अगर हम लोगों की लाइफ में नहीं तो हमारे बाद आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ बेहतर छोड़ के जाए और इस तरह की टेंशन ना हो कि वहां से लोग कहें कि आइए जी कश्मीर आइए, तो यहाँ से लोग जा सके, और अगर हम के आइए जी बलोचिस्तान देख ले तो आप भी आ सके, वहां से बैठ के जो है ना वो इल्जामात ना लगाएं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब कि आपने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम इस तरह की सिटिंग्स रखते रहेंगे और कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं तो कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बना पाएंगे। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि फकर को ये नहीं पता था कि कुरान में क्या लिखा है, लेकिन उनको ये पता था कि गोलान हाइट्स जो कि सीरिया की टेरिटरी है उसको उन्होंने फिलिस्तीन की बना दिया। ठीक है, तो बस इतना मुझे कहना, और कुछ नहीं कहना मुझे। चलिए अब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जय हिंद हो गया हमारा। इसी किस्म के मुसलमान यहाँ पाए जाते हैं, अगर आप पूछेंगे तो हम इतने जैसा कहते हैं ना तेजी